नमस्ते स्टूडेंट्स, तो मैं मोहित गुप्ता फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए भैयाओ, हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में हम लोग लास्ट वीडियो में गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशंस पढ़ चुके थे, जिनमें से ध्रुव आ रहा था, वक्रता केंद्र आ रहा था, वक्रता त्रिज्या आ रही थी, फोकस बिंदु आया था, फोकस दूरी आई थी, फोकस तल आया था। तो बच्चों उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी का मतलब ये है भैयाओ कि हम ये देखना चाहते हैं कि गोलीय दर्पण में किस टाइप से चिन्हों का यूज किया जाता है, दूरियों को मापा जाता है। समझिएगा मेरे वर्डिंग को, मैंने क्या कहा, गोलीय दर्पण में किस प्रकार से दूरियों को मापा जाता है, उसका अध्ययन हम किसमें करेंगे, गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी में करते हैं। तो देखो एक चीज़, अगर मुझे आपको ये समझाना है तो पहले तो मैं एक बता देता हूँ आपको, जो आपको ध्यान रखना है। फिर इसको मैंने फिर कहा था आपको रटना नहीं है फिजिक्स में कुछ भी, तो इसको हम याद करने का तरीका भी बताएंगे कि किस टाइप से इसको याद किया जाना चाहिए। देखो बच्चों, ये कोई अवतल दर्पण है। अगर स्टूडेंट्स ये अवतल दर्पण है, कोई प्रकाश किरण इधर आ रही है, ये प्रकाश किरण इधर आ रही है, तो भैया ये जो प्रकाश किरण आ रही है कौन सी प्रकाश किरण हो गई, आपतित। तो ये है आपतित प्रकाश की दिशा, कि किस टाइप से प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। तो ये हो गया आपतित प्रकाश की दिशा, कि आपतित प्रकाश इस टाइप से आपतित हो रहा है। तो देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं इस चिन्ह परिपाटी की बात करता हूं तो बोर्ड पे इधर ध्यान रखिएगा। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा हो तो आपने एक छोटी सी बात पढ़ी होगी 10th क्लास में, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में आपने ये पढ़ा होगा कि होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, और ये होता है y डैश, और ये होता है मूल बिंदु O। ये क्या होता है, मूल बिंदु O। वापस समझिएगा, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये मूल बिंदु O। तो याद कीजिएगा 10th क्लास के मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट का ये डायग्राम, और आपको याद होगा उसमें कि इस O के इस साइड की जो भी डिस्टेंस ली जाती थी विद्यार्थियों, वो कैसे ली जाती थी, पॉजिटिव। स्टूडेंट्स कैसे ली जाती थी, पॉजिटिव। यहाँ +1 आता था, यहाँ +2 आता था, यहाँ +3 आता था, एटसेट्रा चलता जाता था। इसी टाइप से इसके इधर की डिस्टेंस किस में ली जाती है विद्यार्थियों, माइनस में, -1 -2 -3 अप टू n। और ऊपर की दूरी किस में ली जाती थी, प्लस में, और नीचे की दूरी माइनस में। आई थिंक ये बात आपको याद होगी 10th क्लास का कि हम O पॉइंट। अच्छा एक चीज़ और बताना मुझे, जो सभी दूरियां मापी जाती थी वो किससे मापी जाती थी, पॉइंट O से। पॉइंट O से ही इधर की दूरी मापी जाती थी, पॉइंट O से ही इधर की मापी जाती थी, पॉइंट O से ऊपर की और पॉइंट O से ही नीचे की दूरी मापी जाती थी। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। देखो मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया, ताकि आपको ये पॉइंट रटना ना पड़े, समझना इस चीज़ को। जो काम यहाँ पर पॉइंट O कर रहा है ना भैया, वही पॉइंट यहाँ पे कौन करेगा, P। यहाँ पे P जस्ट लाइक एक मूल बिंदु है, जिस P को आप क्या बोलते हो, ध्रुव बोलते हो। तो देखना भैया, P के इधर की दूरी किसमें है, पॉजिटिव। तो मैंने कहा इसके इधर की दूरी किसमें होती है, धनात्मक, पॉजिटिव होती है। इसके इधर की दूरी कितनी है, नेगेटिव। तो इसके इधर की दूरी किसमें होगी विद्यार्थियों, नेगेटिव, ऋणात्मक। इसके ऊपर की दूरी पॉजिटिव। तो ऊपर वाली दूरी जो होगी, ऊपर वाली दूरी वो कैसे होगी, पॉजिटिव। और इसके नीचे वाली दूरी कैसी है, नेगेटिव। तो नीचे वाली डिस्टेंस कैसी होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव। आप समझिएगा इस चीज को। इसका मतलब जो दूरियां, जो डिस्टेंस आप पॉइंट P से मेजर करने वाले हो, वो इसके इधर वाली मेजर करोगे तो वो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगा। ये चीजें क्वेश्चन हम करेंगे जब डिस्कस टॉपिक होने के बाद, तो आपको एक चीज क्वेश्चन में काम आएगी कि P के इधर की डिस्टेंस हमेशा कैसे लेनी है, पॉजिटिव। P के इधर की डिस्टेंस हमेशा कैसे लेनी है, नेगेटिव। इस मुख्य अक्ष के ऊपर की डिस्टेंस कैसे लेनी है, पॉजिटिव। और इस मुख्य अक्ष के नीचे की डिस्टेंस कैसे लेनी है, नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई। अब देखो ये रखने का तरीका मैंने बिल्कुल आपका हटा दिया। ऐसा कुछ होता है अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव किस प्रकार से चिन्ह परिपाटी में लिया जाता है। तो समझिएगा हमारी हेडिंग यही थी कि गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, मतलब जो भी दूरियां, देखो ये चिन्ह परिपाटी पॉइंट सब ये आएंगे। पॉइंट्स क्या आएंगे कि पहली बात तो ये आएगी कि सभी दूरियां किससे मापी जाती है, P से मापी जा रही है। यहाँ पे
P से मापी जाती है। P क्या होता है यहाँ पे? ध्रुव होता है। तो यहाँ सभी दूरियां बिंदु P से मापी जाती है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो मैं डायरेक्ट लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, समझना। मैंने अभी भी आपसे एक पॉइंट कहा है, इसके इधर की दूरी प्लस में, आप समझना। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण किधर जा रहा है? इधर। तो आपतित किरण की डायरेक्शन ये रही, आपतित किरण की डायरेक्शन ये रही। तो P से जो डायरेक्शन मापी जा रही है, जो दूरी मापी जा रही है इधर वाली, वो आपतित किरण की दिशा में मापी जा रही है कि अपोजिट डायरेक्शन में मापी जा रही है? बताइए। P से इधर की दूरी आपतित किरण की दिशा में मापी जा रही है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जा रही है? बिल्कुल सही आंसर। आप कहोगे आपतित किरण की दिशा में ये दूरी मापी जा रही है। इट मीन्स फिजिक्स की लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो, आपतित किरण की दिशा में। क्यों? आपतित किरण इधर और इधर ही दूरी माप रहे हो आप, ये वाली। आपतित किरण की दिशा में P से मापी गई दूरी क्या होगी? P से मापी गई दूरी कैसे होती है भैया? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर ये दूरी कौन सी दूरी हो गई? ये वाली दूरी आपतित किरण के विपरीत दिशा में। आपतित किरण इधर जा रही है तो ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, अपोजिट डायरेक्शन ये हो गई। तो हम अगर थर्ड पॉइंट पे ये बात करें तो मैं ये लिख दूंगा कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में, के विपरीत दिशा में दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। भाई आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी मापी जाती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। अच्छा, इसी से थर्ड पॉइंट भी बोल देता हूं मैं। थर्ड पॉइंट मैंने क्या कहा, आप देखिएगा, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, देखो नीचे की ओर, तो मैंने क्या कहा, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी कैसी होती है भैया? धनात्मक होती है। मैंने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की जो दूरी मापेंगे वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। अगर मैं बात करूं मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की, तो समझना फोर्थ पॉइंट, अगर मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी बोले, नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, वापस देख लीजिएगा। ये सभी लैंग्वेज इस पे डिपेंड है। आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में, मतलब डायरेक्ट आप क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट केवल उसको ध्यान रखना, ये लैंग्वेज की रिक्वायर्ड नहीं क्वेश्चन में। P के इधर की दूरी पॉजिटिव, P के इधर की दूरी नेगेटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी नेगेटिव, बस आपको ये ध्यान रखना है। आप अच्छा देखो, ये चीज थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कब करेगा वो मैं बता रहा हूँ केस उसके अंदर। अच्छा, इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको कि ये सभी दूरियां आप, अब मैंने इसको फिजिक्स लैंग्वेज में लिखा तो क्या लिखा, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में दूरी पॉजिटिव, आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत दिशा दूरी नेगेटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी नेगेटिव। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूं। तो अब देखना एक चीज भैया, मैंने क्या कहा, आपतित किरण की दिशा में, ये फिजिक्स की लैंग्वेज है, दूरी कैसे होती है? धनात्मक। अगर डायग्राम में मैं आपको ध्यान यही रखना है सब कुछ, पर मैं आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हटके बन जाता है, क्वेश्चन पर्पज के लिए बता रहा हूं, बाय द क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बना देता है, तो क्या कर सकता है वो देखो इधर। अगर मैं इसी डायग्राम को मिटाता हूं, मिटा के मैं, चलो इसी को मिटा रहा हूं, और मिटा के देखो मैं क्या कर रहा हूं डायग्राम के अंदर, देखना थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। मैंने चेंज ये कर दिया डायग्राम में, देखो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि सब कुछ कवर अप हो रहा है आपके। ऐसा नहीं कि आपको कोई दिक्कत आएगी, बोर्ड में एक % क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका इस चैप्टर से, ध्यान रखिएगा। मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया और ये किरणें इधर से आ रही है ये। अब मुझे आप लोग आंसर दो, ये दूरी तो कौन सी होगी, प्लस माइनस में होगी, ये दूरी कौन सी होगी? आप लोग आंसर दीजिए। यह आपतित प्रकाश की दिशा, यह है आपतित प्रकाश। तो आंसर दीजिए भैया, मुझे आंसर चाहिए कि ये वाली दूरी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी।
आधे से ज़्यादा का आंसर आ रहा है नेगेटिव और इसका आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि मैं भी डायग्राम में देखा। लेकिन मैंने इस डायग्राम को क्यों बनाया, आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। देखिए अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है इस डायग्राम के बनाने की, 101% रिक्वायर्ड नहीं है आपको, बस आप कंफ्यूज ना हो उस पर्पज के लिए मैंने डायग्राम बनाया। देखो समझा। अब मैंने लैंग्वेज क्या लिखा, आपतित किरण की दिशा में पी से मापी गई दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। आपतित किरण किधर आ रही है इस डायग्राम में, इधर, तो आपतित किरण की दिशा किधर हो गई, इधर, तो ये दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। आपतित किरण किधर आ रही है, इधर, देखो ये रही, और इसकी विपरीत दिशा ये रही, तो ये दूरी कैसी होगी, नेगेटिव। और ऊपर वाली तो हमेशा प्लस होगी और नीचे वाली हमेशा माइनस होगी। आई थिंक आपको यहाँ पे ये जो डाउट आ सकता था वो क्लियर हो चुका है कि बाय द वे ये केस नहीं आएगा कभी, पर बाय द वे आपका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपतित किरण दिशा इधर होगी, उधर की दूरी पॉजिटिव होगी और उसके अपोजिट दूरी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होती है। ये तो जब बन सकता है जब हाई से हाई क्वेश्चन लेवल का बनेगा। अगर आपको इसको रिक्वायर नहीं है, बस आप सिंपली फंडा अपना कि वही कर सकते हो, इधर की दूरी पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आगे चलूँ तो ये था आपका गोले दर्पण में चिन्ह परिपाटी। अच्छा एक ध्यान रखिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आता है दूरियां हमेशा किससे मापी जाती है, पी से, ध्रुव पी से दूरियां मापी जाती है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना कि ध्रुव जो दूरियां मापी जाती है वो पी से मापी जाती है। तो चिन्ह परिपाटी के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है भैया गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम टोटल 4 पॉइंट देखेंगे और 4 पॉइंट्स के थ्रू हम ये देखेंगे। अब देखो मैंने कल परसों के लेक्चर में आपको ये बोला था कि प्रतिबिंब कब मिलता है, जब कम से कम 2 प्रकाश किरणें कहीं मिलती है। वही फोकस यहाँ करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ 4 पॉइंट पढ़ेंगे और उन 4 पॉइंट्स में से किन्हीं 2 पॉइंट्स का यूज करके या किन्हीं 2 प्रकाश किरणों का यूज करके बिंब का क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट्स पहला सुनो, पहला वाला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझना। लैंग्वेज में इसके बाद लिखूंगा डायग्राम समझाने के बाद। देखो आप बताइए कौन सा दर्पण है, आंसर आएगा उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, आंसर आएगा कौन सा दर्पण भैया, उत्तल दर्पण। ठीक है, मैंने दोनों की मुख्य अक्ष बना ली। पहला पॉइंट आपको पता है इसलिए इजी में आप बताओगे खुद मुझे, मुख्य अक्ष बना ली। तो मुझे एक बार बताइएगा भैया, अगर प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अगर प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो बताओ कहां से जाएगी वो, आंसर दीजिए। अगर प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से जाएगी, बिल्कुल सही, फोकस बिंदु से जाती है। तो देखिएगा स्टूडेंट, इधर ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई, आ गई किरणें। आपको पता है लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, यहाँ पे क्या होता है इनका परावर्तन, और परावर्तन के बाद ये किरणें कहां से चली जाती है, फोकस बिंदु से चली जाती है। परावर्तन के बाद कहां से जाती है ये किरणें, फोकस बिंदु से जाती है। यही काम यहां हो रहा था कि हमने क्या किया था, यहाँ पे लास्ट वीडियो में भी किया था कि ये किरणें समांतर आ रही थी और यहाँ पे क्या हो रही थी, फैल रही थी किरणें। और जब किरणें फैलेगी और इसको जब पीछे बढ़ाओगे, लास्ट लेक्चर में कर चुके इन बातों को हम, तो कहां से आते हुआ प्रतीत होगा, याद रखना उस चीज को। यहाँ प्रतीत होता है इसलिए प्रतिबिंब कैसा बना था, आभासी व सीधा। यहाँ वास्तव में मिल रहा है इसलिए प्रतिबिंब कैसा मिला था, वास्तविक व उल्टा। तो मैंने क्या कहा, पहला पॉइंट यही है जो आपका डायग्राम दिखा रहा है। क्या, सुनिएगा, यदि प्रकाश किरण, डायग्राम में जो है वो ये सब कुछ देखो, यदि प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, आपतित होती है। देखो आ रही है कि नहीं आ रही है, तो परावर्तन के बाद कहां पे जाएगी वो, तो परावर्तन के पश्चात डायल लिख देता हूं, F से चली जाती है या फोकस बिंदु से गुजरती है। समझ में आ गया पहला पॉइंट आई थिंक। तो आपका इसका मतलब अगर आपको बिंब का प्रतिबिंब बनाना होगा तो आपको एक किरण का यूज ये करना पड़ेगा जो समांतर आएगी
वो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से अवतल में, और जो समांतर है वो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से उत्तल में। पहले पॉइंट में कोई डाउट नहीं है कि स्क्रीनशॉट, मैं फिर बोलता हूँ, आप चाहो तो कभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपके पढ़ने के तरीके के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखना सेकंड पॉइंट जस्ट इसका अपोजिट है। कैसे, सुनना ढंग से। अच्छा एक चीज और सुनो, पूरे चैप्टर में एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्शन का। डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपको जब भी किरण आरेख बनाओ या चित्र बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, तो वहां एरो जरूर इंडिकेट करना, तीर का निशान। तीर का निशान क्या दिखाता है, किधर से तो किरणें आ रही है और किधर से किरणें जा रही है। अगर ये एरो नहीं लगाता तो मुझे नहीं पता चलता किधर से किरणें आ रही है किधर जा रही है। तो एरो लगाना जरूरी है किरण आरेख में, जिससे आपको इंडिकेट हो सके कि किधर से किरणें आ रही है। बाय द वे इसी में मैं मिटा के ऐसे कर दूं, देखिए आपके सामने डायग्राम, ये कर दिया ऐसे। तो अब आप तो ये बोलोगे सर फोकस बिंदु से आ रही थी, मुख्य अक्ष समांतर जा रही थी, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसलिए मैंने क्या कहा, पूरे इसमें चैप्टर में डायग्राम में एरो का रोल इंपॉर्टेंट है। एरो लगाना है हर जगह ताकि आपको प्रकाश किरणों का इंडिकेशन हो सके। तो देखिएगा, ये जो मैंने चेंज किया है ना, ये मैंने सेकंड पॉइंट बना दिया आपका। ये देखिए सेकंड पॉइंट यही है। क्या है, कुछ नहीं है, पहले का जस्ट अपोजिट, पहले का उल्टा। कि यदि, अब डेफिनेशन क्या बन गया, स्नो, यदि प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से आती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है अवतल में। उत्तल में क्या हुआ, देखिए ये किरणें आ गई, समांतर गई, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं मैं। ये किरणें आ गई और ये समांतर गई। तो उत्तल में आप क्या बोलोगे कि यदि प्रकाश किरणें फोकस बिंदु की तरफ आती हुई प्रतीत होती है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। पहले का जस्ट अपोजिट सेकंड है। पहले में ये था समांतर आएगी तो फोकस बिंदु से जाएगी, सेकंड ये था कि फोकस बिंदु से आ रही है तो ये समांतर चली जाती है। आई थिंक दोनों पॉइंट्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं थर्ड पॉइंट पे चल लेता हूं। पहला के जस्ट अपोजिट सेकंड है, मैं फिर बोल रहा हूं, पहले में समांतर आ रही थी, फोकस बिंदु से जा रही थी, दूसरे में फोकस बिंदु से आ रही तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है। रटने की आवश्यकता पड़ी क्या आपको? नहीं पड़ी। मैंने पहले कहा था फिजिक्स में आपको रिक्वायर्ड नहीं रटने की, बस समझने की रिक्वायर्ड है। जितना ज्यादा समझोगे उतना ही आपके लिए बेटर है ये चीजें। थर्ड पॉइंट सुनिए, दोनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड मैंने क्या कहा, 4 पॉइंट पढ़ना है मुझे, 2 पॉइंट हो चुके, तीसरा पॉइंट देखिएगा। तीसरा पॉइंट देखना स्टूडेंट्स, मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, इधर आपके साथ के साथ मैं उत्तल भी बना देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे कि सर ये कैसे क्या है। देखना, वही मुख्य अक्ष यहां बना दी, वही मुख्य अक्ष यहां पे बना दी गई है। तो एक चीज सुनिएगा, ये तो फोकस बिंदु F था और कल हमने देखा था ये क्या होता है, वक्रता केंद्र C। अच्छा देखो एक चीज बताना, इधर फोकस बिंदु F इधर है, C इधर है, इसमें इधर होगा कि इधर होगा? इसमें F और C इधर होगा कि इधर होगा? ध्यान रखना, C का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र किधर होगा? जिधर गोला बनेगा। जिधर क्या बनता है? गोला। और गोला किधर बनेगा? इधर। इधर यहां पे क्या होगा? F, और इधर यहां पे क्या होगा? C। समझ में आया? क्योंकि इधर गोला इधर बनेगा। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, जिधर गोला बनता है उसका केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र होता है। सुनिएगा आप ढंग से। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण बिंदु C से जाती है, जैसे मैं भेज रहा हूं, देखना थोड़ा सा मुड़ गई। यदि कोई प्रकाश किरण बिंदु किससे जाएगी? C से। यदि कोई प्रकाश किरण C से जाएगी ना तो टकरा करके उसी पथ पर लौट जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है? यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से जाती है तो यहां से टकराकर उसी पथ पर पुनः लौट जाती है। इसमें देखिए
यदि कोई प्रकाश किरण बिंदु सी से आती हुई प्रतीत होती है, बिंदु सी से आती हुई प्रतीत होती है, यह बिंदु सी, तो वह टकरा करके पुनः उसी पथ पर पुनः लौट जाती है। समझना इस चीज को, मैं फिर बोल रहा हूं। अवतल में मैंने क्या कहा, अगर वक्रता केंद्र सी से जाएगी तो टकरा करके उसी पथ पर लौट जाती है, और यहाँ आती हुई प्रतीत होगी तो टकरा करके उसी पथ पर लौट जाती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सुनना। अगर कोई गोला बन रहा है, गोले का ये क्या है, केंद्र, गोले का ये क्या है, केंद्र, समझना आप ढंग से। अगर ये कोई वृत्त टाइप का है तो ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या। तो मुझे एक बार बताओ, मैथ में अगर आपने पढ़ा होगा, ये कोई गोले की सतह है, ये कोई गोले की सतह है, तो जो त्रिज्या वाली लाइन होती है सतह से कितना डिग्री कोण बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का। सुनो ढंग से इस चीज को, गोले के केंद्र बिंदु से जो त्रिज्या वाली सतह कितना डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये इसके लिए किसका काम करता है, किसका काम करता है बच्चों, अभिलंब का। किसका काम करता है, अभिलंब का। चाहो तो यहां देख लो, किसी पॉइंट में देख लो आप, जैसे सी से है, यहां पे मिलाया मैंने, तो ये एक सतह हो गई, सतह से कितना डिग्री कोण बनाया गया, हमेशा 90 डिग्री का। मैथ थोड़ा ने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी आराम से खूब, क्योंकि ये अभिलंब होता है। त्रिज्या जो होती है ना, वो इस पे हमेशा क्या होती है, अभिलंब, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप एक बात खुद सोचो ना, ये भी तो एक गोला था और इसका एक केंद्र बिंदु था, और केंद्र बिंदु से आपने लाइन खींची, ये लाइन, ये कितना डिग्री बनाएगी, अभिलंब 90 डिग्री। और याद करो नोट का पॉइंट, नोट का पॉइंट ये था, आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब की दिशा में आएगी तो टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है। याद आया, मैंने नोट बताया था इस जगह, यदि प्रकाश किरण अभिलंब की दिशा में आती है, आप जाके पिछले वीडियोज में देखना, तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। ये अभिलंब की दिशा में आएगी तो टकरा के वहीं तो आएगी वापस, अभिलंब की दिशा में गई और टकरा के उसी पथ पर लौट गई। मैंने रीजन दिया है क्यों गई है, रटाया नहीं आपको, रीजन दिया है कि इसलिए गई है अभिलंब की दिशा में, इसलिए सी से आए, इसलिए गई। ऐसे नहीं आपको रटवा रहा हूं मैं चीजों को, मैं समझा रहा हूं, रीजन दे रहा हूं कि क्यों प्रकाश किरण इस दिशा में आके वापस चली जाती है। तो आई थिंक आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरेगी तो टकराकर उसी पथ पर लौट जाती है, या सी से आती हुई प्रतीत होगी तो टकराकर उसी पथ पर लौट जाती है। और लास्ट एंड फाइनल फोर्थ पॉइंट देखिएगा, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट था, वो देखना एक बार। लास्ट एंड फाइनल क्या है, कुछ नहीं है। अगर मैं बोलूं चौथी प्रकाश किरण की, तो मैंने क्या कहा, ये पॉइंट पी था ध्रुव, ये उत्तल दर्पण का बना देता हूं मैं, ये पॉइंट क्या था, पी। तो एक चीज देखना बच्चों, ये सी था यहां पे, अभी अभी मैंने नीचे कहा था सी को किसी बिंदु से मिलाओगे वो क्या होगा, अभिलंब, वो क्या होगा, अभिलंब। देखो ये एक अभिलंबित हुआ इसके लिए, ये एक अभिलंबित हुआ इसके लिए, तो समझना लाइन। चौथा पॉइंट क्या है, यदि प्रकाश किरण ध्रुव पर किसी कोण पर आपतित होती है, ध्रुव पर किसी कोण पर आपतित होगी, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर चली जाती है। मैंने क्या कहा, परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर चली जाती है। इसका मतलब क्या है, सुन लो, ये किसी एंगल पे आ गया थीटा पे, तो परावर्तन के बाद ये थीटा पे ही जाएगी। ये किसी एंगल पे आ गया, कोई भी था एंगल फाई मान लो, तो परावर्तन के बाद एंगल फाई पे ही जाएगी। मतलब ये पॉइंट पी रहा है यहाँ पे, मतलब क्यों गई वो सुनो रीजन, परावर्तन का द्वितीय नियम बच्चों। अरे याद करो, अब तो आपको याद है सब चीजें। क्या चीज थी, जितना आपतन कोण आई होगा उतना परावर्तन कोण आर होता है, परावर्तन का दूसरा नियम। तो यही तो हुआ, ये अभिलंब है,
ये आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आर है। इसको आप बोल सकते हो आई, इसको आप बोल सकते हो आर। तो जितना आपतन कोण आई होगा उतना परावर्तन कोण कौन सा होता है, आर होता है। यही रीजन है कि बिंदु पी पर, ध्रुव पी पर कोई प्रकाश किरण जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर चली जाती है। इसमें भी यही हुआ, इधर से तो आ नहीं सकती थी किरणें, क्योंकि इधर क्या था, पोलिस, जितने कोण पे आई उतनी कोण पर चली गई। ये था आपका कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो आई थिंक आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लासें बेटर चल रही होगी और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है। धन्यवाद बच्चों।